जहां तक प्रोक्योरमेंट की बात है, कांग्रेस ने बहुत बताया है कि 3 कानून हैं, इससे मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी नहीं मिलेगा। भाई हमारे किसान भाई थोड़ा सा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी ने कुछ भी कह दिया तो बहुत जल्दी बहक भी जाते हैं। हमने कहा महीने भर बात करेंगे। आज मुझे बताओ, एमएसपी खत्म हुई क्या? मंडियां बंद हुई क्या? तो कैसे बंद हो जाएगी? ये मंडियां तो रहेंगी। उन कानून में ये बताया गया कि मंडी से बाहर अगर ज्यादा भाव से आपकी चीज बिके तो जाके बेच के आओ, नहीं तो मंडी में आके अपने एमएसपी पर बेचो। पहले 1 दुकान होती थी, उसको 2 दुकान मिल गई। सरकारी दुकान तो मंडी है, प्राइवेट दुकान बाहर है। कोई किसान सस्ता अगर कहीं बिकेगा तो वहां बेचेगा, जहां महंगा बिकेगा वहीं बेचेगा ना। तो एमएसपी की गारंटी हमने दी है और एमएसपी लागू रहेगी, एमएसपी खत्म नहीं होगी। और मैं घोषणा करता हूं कि एमएसपी खत्म होगी तो राजनीति छोड़ दूंगा भाई। बड़ौदा की यह भूमि, इसको मैं नमन करता हूं, क्योंकि ये धरती बड़ी पवित्र है, अखाड़ों की धरती है। ये नामी ग्रामी पहलवान यहां हुए, पहलवानों की यह धरती है। अगर हम नाम गिनना चाहें तो पंडित शेषराम जी पहलवान तो यहां का नाम रहा है। राजेंद्र पहलवान रिटायर्ड डीआईजी, एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट हुए, ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी भी हुए हैं। रुस्तम हिंद जगत सिंह पहलवान, इंटरनेशनल पहलवान सरिता मोर, पहलवानों का यह गांव। और संयोग से इस युद्ध में, इस अखाड़े में हमारे जो प्रत्याशी उतरे हैं वो भी हमारे योगेश्वर पहलवान। अब पहलवानों की धरती, पहलवान के समर्थन में नहीं उतरेंगे तो किसके समर्थन में उतरेंगे? उसके समर्थन में जिसको चुनाव का पर्चा भरने से पहले कोई जानता ही नहीं था। सुना था किसी ने नाम, पूरा नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन भालू करके बुलाते तो थोड़ा सा याद आ गया मुझे। क्या है नाम उसका? इंदुराज। तो मित्रों, ये जो पॉलिटिकल लड़ाई है, ये जो अखाड़ा है, दुर्भाग्य से यहां के चुने हुए विधायक का देहांत हो गया, जिस कारण से ये सीट खाली हुई और उसी कारण से ये मौका आज आया है। अब चूंकि उनका निधन होना ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन इसी में से आज आप लोग अपना एक सौभाग्य भी निकाल सकते हैं कि हम अपने बीच का ऐसा नौजवान जिसने हमारे इस इलाके का नाम न केवल देश में, प्रदेश में, बल्कि दुनिया में रोशन किया है, अब बारी है उसको आगे लाने की। अगर आप लोग इस काम को कर देते हैं तो जितना पिछले 4 महीने में आपने हमारे संकल्प को देखा, वो संकल्प भी क्यों लिया था उसकी आपको जानकारियां शायद अखबार में हुई होंगी। जब ये सीट खाली हुई तो 4 महीने पहले मैं एक बार आया था, कुछ गांव में गया था। वहां एक आदमी ने कहा कि हमारे तो एमएलए नहीं है कोई भी। मैंने कहा सुनो, किसी भी कारण से कभी भी कोई सीट जब खाली हो जाती है तो आप उस सीट को मत मानना कि वहां कोई एमएलए नहीं है। लीडर ऑफ द हाउस, सदन का नेता इस नाते से मैं आज से आपका एमएलए हूं, ये मैंने उनको कहा था। और उसके बाद लगातार सब 54 के 54 गांव में, 66 की 66 पंचायतों में हमने अपने कार्यकर्ताओं को, जेजेपी के कार्यकर्ताओं को भेज करके वहां के जितने काम है सब मंगवाए। अच्छी बड़ी संख्या में काम हमको मिले और उन कामों के लिए इन 4 महीने का पूरा उपयोग किया। चाहे वो पीने के पानी की समस्या थी, चाहे बरसात के पानी का भराव, उस पानी को खाली कराने की बात थी, चाहे सिंचाई के पानी की बात थी, ड्रेन नंबर 8 में पानी डालने की बात थी, चाहे पर्याप्त शिक्षा के नाते से जितने भी और नए इंस्टीट्यूट खोलने थे, संस्थान खोलने थे,
उनके लिए हमने घोषणा की। उसमें आपका बड़ौदा का एक महिलाओं का कॉलेज भी है, इसकी भी हमने घोषणा की। बुटाना का जनता कॉलेज, उसको यूनिवर्सिटी में बदला जाए। बात तो ये बहुत सालों से चल रही थी, लेकिन संयोग से बुटाना के लोग आए कि हमारी ये मांग है। हमने कहा मंजूर ये दी, क्योंकि हमने शिक्षा के अंदर सारे प्रदेश में पिछले 5 सालों में 6 सालों में बहुत काम किए। महिला शिक्षा में तो बहुत ही किए। हमने अपने आने के बाद 48 महिला कॉलेज हरियाणा में बनाए हैं, जो कांग्रेस के पिछले शासन में 48 साल हरियाणा बनने के बाद वो 48 ही बने थे, उतने ही हमने 6 साल में बना दिए, उतने ही 6 साल में बना। तो ये 4 महीने में क्या काम कर सकते हैं। आपकी पंचायतों में लाखों रुपया करोड़ों रुपया जो काम उन्होंने बताया वो हमने भेजा है। कुछ पंचायतें खर्च नहीं कर पाई हैं क्योंकि आचार संहिता लग गई। हमने कहा कोई नहीं, 11 तारीख के बाद तो खर्च कर ही लोगे, तो इसलिए उनको भरपूर पैसा भेजा है। 4 महीने में जो इतना काम किया है, ये आपको हमारी जो काम करने की पद्धति, तरीका, हमारा संकल्प, हम जो कहते हैं वो करते हैं, और जो कभी न कर सके कभी कहते भी नहीं है। बहुत लोग आते हैं शिकायत लेके कि मनोहर लाल जी राजनीतिक आदमी है, जो कोई आए सबकी हाँ कर दिया करो। मैं बिल्कुल नहीं, मैं वैसा राजनीतिक आदमी नहीं हूं। जैसे झूठे वायदे पिछली सरकारें कांग्रेस की करती रही हैं, हम पहले हिसाब किताब लगा लेते हैं, डिपार्टमेंट से पूछ लेते हैं भाई ये काम होने वाला है कि नहीं है। जब वो कहते हैं हाँ हो सकता है, इतना खर्चा आएगा, खर्चे की चिंता मत करो, खर्चे का प्रबंध हम करेंगे। संयोग से मैं मुख्यमंत्री के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री भी हूं, इसलिए आज कहीं भी कोई पैसा लगाना होता तो मुझे किसी को पूछना नहीं पड़ता। 165 करोड़ रुपया 4 महीने में, पिछले 6 साल में तो सैकड़ों करोड़ रुपया आया ही आया है। इस 4 महीने में 165 करोड़ रुपया इस विधानसभा में लगाया है। तो मित्रों, मैं आपसे वादा करता हूं कि जब योगेश्वर भाई जब ये विधायक बनेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। आपसे गांव-गांव जाकर पूछेंगे क्या समस्या है, क्या डिमांड है, क्या आवश्यकता है गांव की, ये बताओ। आधी रात को भी आएंगे तो इन पर हमारा इतना भरोसा, बिना देखे कागज पर साइन कर देंगे, ले जाओ। चैन से नहीं बैठेंगे, बैठ गए तो बैठने नहीं दूंगा। अगर ये चैन से बैठने लगेंगे तो बैठने नहीं दूंगा। मैं एक ओएसडी अपना स्पेशल लगा दूंगा कि भाई बड़ौदा के इतने काम हैं, योगेश्वर को पकड़ जाके लेके आ, अरे लेके आ। आखिर काम करने की मनस्थिति, हमने हरियाणा में भी ऐसे ही काम किए। इस समय हमारा बजट पहले से अपेक्षा बहुत बड़ा हो गया है, और संयोग से हमने बड़े सिस्टम से काम किया, भ्रष्टाचार को दूर किया। इसमें से भ्रष्टाचार में बहुत पैसा लीक हो जाता था, कम से कम 30-40% पैसा तो चला ही जाता था। हमने चाहे वो रजिस्ट्रियों के मामले हो, चाहे वो कमेटियों के मामले हो, पंचायतों के मामले हो, और कोई भी काम हो, उसके सारे सिस्टम जो पहले कमीशनें जाती थी, कमीशनें सब की सब कटवा दी, हमने बंद करवा दी। सारी बंद हो गई होंगी ऐसी मेरी कोई गारंटी नहीं है। अभी हम लगे हुए हैं। पिछले दिनों में ट्रांसपोर्ट में हमने देखा आरटीए ऑफिस के अंदर गड़बड़ियां चल रही हैं। सारे आरटीए ऑफिस के अफसर बदल दिए, कर्मचारी बदल दिए, सब बदल दिए, सारे बदल दिए कि इनका एक बार नेटवर्क टूटना चाहिए, और निगरानी पर आदमी लगा दिए, अलग से डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर लगा दिए। अब आरटीए जो है अलग डिस्ट्रिक्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के नाते काम करेंगे। इससे पहले जब पता लगा तहसीलों में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके सॉफ्टवेयर को ठीक करने के लिए उनका 1 महीना लगेगा। हमने सब रजिस्ट्रियां बंद कर दो, पहले इसको ठीक करो। किसानों की कितने ही काम किसानों के लिए हमने किए, चाहे उसके अंदर मुआवजा देने की बात आए। पिछले 6 साल के अंदर 4800 करोड़ रुपया मुआवजा गया है। यहां भी उन्हीं दिनों में मैं निजामपुर गांव है, यहां नजदीकी होगा कहीं, वहां मैं खुद हाथों से चेक बांट के गया था। करोड़ों रुपए के चेक दिए थे किसानों के। जिसका भी किसी का कोई तकलीफ होती है हम तुरंत पहुंच जाते हैं। अभी झूठ बोलने की जो कांग्रेस की आदत है, हमेशा झूठ बोल करके भूत प्रेत की तरह डराते रहते हैं लोगों को,
ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब वो डरा रहे हैं कि किसानों के 3 बिल इन्होंने बढ़ाए हैं, किसानों के लिए मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएंगे। मैं कहता हूं 1 महीना हो गया प्रोक्योरमेंट होते हुए, आज बाजरा है चाहे धान है, कोई मंडी बंद हुई है? बताइए, कोई मंडी बंद हुई है? एमएसपी कहीं खत्म हुआ है? कहीं नहीं हुआ। इन 3 बिलों के कारण से तो किसान को एक रास्ता पहले था, उसके 2 रास्ते कर दिए कि भाई अगर पैसा मंडी में ठीक मिले तो मंडी में आ जा, बाहर ठीक मिले तो बाहर चला जा, जहां ज्यादा पैसा मिले वहां जाकर के बेच अपनी चीज को। पहले क्या होता था, मंडी के बाहर बेच नहीं सकता था, और मंडी में खरीदार जिस भाव लेता था उसकी मजबूरी थी। ये जो एमएसपी है, पहले ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं था, इसको मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस बना करके और किसानों को बता दिया कि भाई इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। हम क्या कहते हैं, नहीं, बाहर अगर प्राइवेट खरीदने वाला कोई ज्यादा में खरीदना चाहता है, तुझे यहां आने की जरूरत नहीं, जाके वहां बेच दे, हमारी मार्केट फीस नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सरकार का तो बल्कि इसमें घाटा है, हमें 4% की जो कमीशन है 1% कर दी है। 3% घटने से 300 करोड़ रुपए चला गया। कोई बात नहीं, हम कहीं ना कहीं से और से लाएंगे, गांव की सड़क बनानी हम बढ़ा देंगे, मंडियां बढ़ानी है बढ़ा देंगे, कोई बजट की कमी नहीं है। लेकिन किसान को घाटा नहीं होना चाहिए, किसान के फायदे के लिए करेंगे। एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। और मैं घोषणा करता हूं इस सभा में, आज बड़ौदा की सभा में, अगर किसी ने एमएसपी खत्म करने की कोशिश की, अरे हो गई बात। अब मंच पर अगर ये करोगे तो फिर हमारे लोग ये छीन भी लेंगे, ये छीनने झपटे भी करेंगे। ये नाजायज है, ये नाजायज है। इस प्रकार से डिस्टर्ब अब नहीं करना बिल्कुल भी। अलग से आ जाना मेरे पास, चंडीगढ़ मिल लेंगे। अब अलग से चंडीगढ़ आना, वहां मिलेंगे। अगर किसी ने उठाना नहीं अब ये झंडा अपना, एक सीमा होती है भाई। तीसरी बार उठा रहे हो आप, आपकी बात सुन ली हमने। हाँ, ध्यान रखना, आगे मत उठाना ये। चलिए, हाँ मैं शुरू कर रहा हूं। चलिए छोड़ दो इनको, छोड़ दो। हाँ छोड़ दो। नहीं करेंगे अब करेंगे तो पकड़ के बाहर फेंक देंगे। चलिए रहने दो। अरे ठीक है, बैठ जाओ। तो मैं कह रहा था कि एमएसपी खत्म करने की कोशिश ने की, तो मित्रों आज बड़ौदा की सभा में मैं कह रहा हूं, एमएसपी कोई खत्म करेगा तो ये मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा, एमएसपी खत्म नहीं होने देगा। इसलिए इस कांग्रेस के झूठ से बचना चाहिए। और ये आज से नहीं बोलने लगी है, सत्ता जब से ये बाहर हुए सत्ता से तड़पते हैं, जैसे मछली होती है ना, बिना पानी के उसको बाहर निकाल दिया जाए कैसे वो तड़पती है, ऐसे तड़पते हैं सत्ता के बिना। क्यों? सत्ता इनके लिए भोग का एक लालसा का विषय है, भोगते हैं सत्ता को, भ्रष्टाचार में से घर भरते हैं अपने रिश्तेदारों के, अपने पार्टी के लोगों के। कितने सने पड़े ऊपर से लेकर नीचे तक, कितने ही मुकदमे, सीबीआई, जेल, पता नहीं क्या क्या हुई। हम आते हैं सत्ता में तो संकल्प लेके आते हैं कि सत्ता हमारे लिए सेवा का साधन है। हम गरीब की, हम जो भी हमारा किसान है, मजदूर है, जो छोटा दुकानदार है, छोटा व्यापारी है, छोटा कोई उद्योगपति है, ऐसे लोगों को ऊपर उठने का ये हमारा संकल्प है। और आगे चल करके हम एक परिवार की सिस्टम बनाना शुरू किया है कि हर परिवार का डाटा हमारे पास होगा। किसी परिवार की आमदन कम है तो कैसे बढ़ाई जाए, रोजगार नहीं तो रोजगार कैसे दिया जाए, बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे स्कूल में तो उनको कराया जाए, बीमार है तो उसके रोगी का इलाज कैसे, उसकी चिंता करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने हालांकि ऐसे गरीब परिवारों के लिए 5 लाख रुपया ये तय कर दिया है कि किसी गरीब परिवार को कर्जा ना लेना पड़े, अपनी छोटी मोटी जायदाद ना बेचनी पड़े, उसको 5 लाख रुपए तक का इलाज ये सरकार कराएगी।
कोई गरीब है उसके सिर पर छत नहीं है तो ये मकान देने का काम इसमें सरकार पूरा योगदान करेगी ताकि उसका छोटा सा मकान एक बन जाए, उसके सिर के ऊपर छत हो जाए। ये काम आज मोदी जी की सोच, आज हम लोगों की विचारधारा में गरीब को पहले ऊपर उठाओ, ये वो काम कर रही है। मित्रों, ये कांग्रेस कितनी ही बौखला ले, कितना ही झूठ बोल ले, लेकिन अब इसके झूठ फरेब चलेंगे नहीं। क्यों? अब सामने नरेंद्र मोदी जी बैठा, उसने इनकी गर्दन पकड़ ली, इनको दबा लिया, इनकी सारी घेराबंदी कर ली, इनको बाहर निकलने नहीं देंगे, इनको बाहर नहीं निकलने देंगे। और ये चुनाव आप लोग देख रहे हैं कि हमारे कांग्रेस के नेता क्या कहने लग गए हैं। पहले तो कहते थे कि बीजेपी का कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी, फिर कहने लगे भाई जरा डट के लड़ो, अपने कांग्रेस वालों कहते हैं डट के लड़ो, ये घर घर में जाने लग गए, तुम भी घर घर में जाओ, फिर उनको मुकाबला लगने लगा। अब क्या कहते हैं, भाई तुम्हारे कैंडिडेट को क्या से मत देखो, ये चुनाव मेरा मान लो इसलिए मुझे जिताओ, ये उनके नेता कहने लग गए। वास्तव में उन्होंने हार मान ली है। आज वातावरण में ऐसा है कि इस वातावरण में उनको लगता है कि हम जैसे झील में उखड़ गए थे, जो चौधरी साहब ने कहा, ऐसे आगे उखड़ चुके हैं। लेकिन चुनाव होता है, आखिरी 4 दिन ये बहुत जैसे कहते हैं कत्लेआम की रात होती है, ये आखिरी 4 दिन बड़े महत्व के हैं। इसमें सब तरह के वो खेल खेलेंगे, लेकिन खेल में हमारा खिलाड़ी भी दाव लगाएगा, पीछे नहीं रहने देगा। दाव इसको भी बहुत आते हैं। तीसरी भाइयों बहनों, आपके सहारे दोनों पार्टियों के हमारे चाहे कार्यकर्ता है, नेता है या जनता के हमारे समर्थक बैठे हैं, सबके जिम्मे काम है कि अब हर वोटर को घर से निकालो और उसको कमल के निशान पर भाई योगेश्वर दत्त को जिताने की अपील करो। घर घर जाके वोट मांगो, बिना मांगे वोट मिलता नहीं है। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूं, मान लो हमारे रिश्तेदार के यहां कोई चाचा मामा ताऊ का बेटा या बेटी उसका ब्याह आ जाए और ब्याह की तारीख तय हो जाए, तो जैसे जैसे तारीख नजदीक आती है तो हमें एक इंतजार होती है, किस बात की? न्योते की। और न्योता नहीं आए तो हम जाते हैं क्या? हम जाते हैं क्या? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? चले जाना चाहिए। क्या होता है? क्या होता है उससे? बिना बुलाए होता क्या है? सम्मान के लिए हम नहीं जाते, हम अपना मानते हैं कि हमारी बेइज्जती हो गई, हमारा अपमान हो गया। आज बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं, भाई योगेश्वर पहलवान को जिताना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उससे वोट मांगने नहीं गए ना तो उसके मन में भी क्या आएगा? यही सम्मान की बात आ जाएगी। वो कह देंगे इब्बई से हो गए, वोट मांगने नहीं आए, कल नहीं जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? तो इसलिए वोट मांगना भी जरूरी है, ठीक है ना? वोट मांगना जरूरी है। अब आप ये कहोगे उन तो वोट मांगने जावांगे, मारते ही वोट किसने मांगा है? कह सको ना कि भाई आज मैं आज था तो वोट मांगने आया। बड़ौदा वासियों, बड़ौदा नाम से ही हल्का है, बड़ौदा जीत गए। न केवल हरियाणा में और देश में, दुनिया में नाम जाने वाला कि बड़ौदा विधानसभा, और वहां पहलवान योगेश्वर दत्त, इनका नाम तो पहले से गया हुआ है, इनके साथ जीत जुड़ करके यहां के इस नाम का सम्मान भी होने वाला है। इसलिए एक ही संकल्प हमारे सामने, जैसे योगेश्वर भाई ने कहा कि चिड़िया की आंख, कमल का निशान। 3 तारीख तक सब लोगों को बताना है, एक ही बात का ध्यान रखें कि जा करके कमल के निशान पर मोहर लगाए। निशान पर मोहर नहीं लगानी होती आजकल बटन दबाना होता है। बटन दबाओ, इतना दबाओ, इतना दबाओ, इतना दबाओ कि मशीन भी चकरा जाए कि ये क्या हो गया। और बात सवेरे 11 बजे तक
जितने ज्यादा अपने वोट डल जाएंगे उतना जो बाकी रह जाएंगे ना, उसमें 10-5% लोग ऐसे होते हैं जो घर बैठे इंतजार करते रहते हैं और पूछते रहते हैं, भाई की तोड़ से हवा, पूछते हैं ना की तोड़ की हवा चालने से। अगर उनके पास ये पहुंच गया कि भाई योगेश्वर पहला मजबूत है, तो मैं कहेगा फिर तो मैंने हार का मुंह खोली देखना, मैं भी जीत में जाऊंगा, मैं भी जाकर योगेश्वर का डाल के आऊंगा। जीतने के सब साझीदार होते हैं, हारने का कोई नहीं होता। इसलिए वो जो वोटर होते हैं वो भी पक्के वोटर नहीं है, वो उस दिन फैसला करते हैं। और उस दिन फैसला करने के लिए आप लोग 11 बजे तक ऐसा वातावरण बना दो कि जीतने वाली पार्टी, जीतने वाला कैंडिडेट योगेश्वर पहलवान, आपके 10% वोट वैसे ही बढ़ जाएंगे। है मंजूर? तो 3 तारीख को सवेरे सवेरे पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान। और भाई किसी के घर में ब्याह हो, मानो बेटी का ब्याह, छोरी का ब्याह, तो वो भी सोच लो कि पहले मतदान फिर कन्यादान। कम से कम बेटी ब्याह के कहीं और जाएगी, वोट मिलेगा नहीं। कन्यादान करने से पहले वोट डलवा लो, बेटे को भुगत जाएगा। और मैं तो आगे तक भी कहता हूं कि भाई कोई बड़ा बुजुर्ग 4 बैठा हो ऊपर जाने वास्ते, तो उन्हें कहिए पहले वोट डाल दिया फिर जाइए। ये देश और धर्म का काम है। ये न तो कोई योगेश्वर पहलवान के लिए हम बहुत ज्यादा एहसान कर रहे हैं, न किसी और का एहसान कर रहे हैं। देश और समाज की व्यवस्थाओं को बढ़िया बनाना है, ठीक करना है, बड़ौदा का विकास कराना है। तो यही एकमात्र रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। इस रास्ते को आप चलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।